अब इसकी निप भी जिसको पसंद आ गई वो अगली दफ़ा आकर डॉलर ही लेगा, और ये लॉन्ग टर्म चल गया अगली दफ़ा आकर डॉलर ही लेगा। तो प्राइवेट लेबल बेसिकली इस चीज़ को बोला जाता है कि अपने नाम से लेबल जनरेट कर देना, अपने नाम से किसी चीज़ को जारी कर देना मार्केट के अंदर, उसको प्राइवेट लेबल बोला जाता है। एक सर सनी अली को शायद आप लोग जानते हो, जिन्होंने ई कमर्स, जिन्होंने अमेज़ॉन को लेकर जो पाकिस्तान में आए, उनका नाम सर सनी अली है। एक्सट्रीम कॉमर्स के वो CEO एंड फाउंडर ऑफ एक्सट्रीम कॉमर्स हैं। तो वो कहते हैं एक लड़का कराची का था जिसने मेरे से रब्ता किया कि सर मैं प्राइवेट लेबल जनरेट करना चाहता हूँ। सर ने कहा अच्छा किस चीज़ का जनरेट करना चाहता हूँ? सर मैंने तौलिया का टॉवल्स, मैंने लेबल जनरेट करना है, अपना लेबल बनाना है। सर ने कहा बेटा USA में इस चीज़ की डिमांड भी है और कंपटीशन भी बहुत हाई लेवल का है, आप ना करो। नहीं सर मेरे पापा ने बोला मैं टॉवल ही जनरेट करूँगा, प्राइवेट लेबल अपना जनरेट करूँगा, टॉवल ही होगा क्योंकि हमारी कराची के अंदर फैक्ट्री है। सर ने कहा चलें ठीक है, आप जो है ना 50-60 लाख की अमाउंट अपने बैंक में रख के मेरे पास इस्लामाबाद आ जाए। वो इस्लामाबाद चला गया, लेबल जनरेट कर पर काम शुरू हो गया। उसका 20 लाख लग गया, 30 लग गया, 40 लग गया, 50 लग गया, उसको एक ऑर्डर भी नहीं मिला। 50 लाख लगाने तक एक ऑर्डर भी नहीं मिला। उसने कहा सर मेरे पास और भी पेमेंट पड़ी, आप लगा दें, क्योंकि मेरे अब्बू ने बोला है, मेरे पापा ने बोला बस इसी को ही लगाना है। सर ने कहा इस पर ज़िद ना करो, आप पैसा डुबाओ बैठोगे, निकालने का हो तो आप 2 महीने में निकाल लोगे सारा। सर नहीं मैंने इसी को जनरेट करना है। उसके बाद 60 लाख लग गया, 70 लग गया, 80 लग गया, 90 लाख लग गया। 90 लाख लगने के बाद प्राइवेट लेवल के ऊपर 90 लाख लगने के बाद उसे ऑर्डर आना शुरू हुए और 2 महीने के अंदर अंदर उसने 90 लाख निकाल लिए। प्राइवेट लेवल की ये वर्थ है, लेकिन शुरू में हमें इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए कि हम उस लेवल को जनरेट करें, उसकी PPC कैंपेन रन करें, उसको गिव अवेज दें, उसको फ्री बांटें, जगह जगह का इश्तिहारात लगवाएं, फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। अब जो हमारे इश्तिहारात लगते हैं वो लगते हैं डिजिटल मार्केटिंग फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू। डिजिटल मार्केटिंग को आप शायद लोग जानते हो, तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम गिव अवेज दें, उनके इश्तिहारात वगैरह सारे लगवाएं। तो उसने कहा सर अब मैंने ना इसकी वेरिएशन जारी करनी है। अब उसने ना कर्लिंग जारी कर दी, रेड कलर, ब्लू कलर, वाइट कलर, ऑरेंज कलर। उसके बाद उसने पैक्स जारी कर दिए, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 4, पैक ऑफ 6, पैक ऑफ 12। अब सर इस वक्त वो मंथली एतबार से अगर देखा जाए वो 10 मिलियन प्लस कमा रहा है, 10 मिलियन प्लस, 1 करोड़ से ऊपर जायद कमा रहा है। लेकिन बात यह है कि उसने शुरू में पैसा लगवाया, उसका इतना जिगरा था, उसने शुरू में इतना पैसा लगाया, उसका इतना जिगरा था, उसके बाप ने उसे ऐसी सपोर्ट की कि वो पैसे वाले थे, फैक्ट्रियों वाले थे, उन्होंने लगा दिया। लेकिन ये हमारे बस की बात नहीं है, ये हमारे बस की बात नहीं है। जिसके एक दफ़ा प्राइवेट लेबल लॉन्च हो गया और फिर उसकी नस्लें उसकी लेबल खाती हैं, उसकी नस्लें उसका जो प्रॉफिट होता है वो खाती हैं। उसके बाद बारी आती है होलसेल की। यही मैंने आपको प्राइवेट लेबल की मिसाल दी है कि प्राइवेट लेबल पर किस तरह खर्चा होता है और फिर किस तरह रिटर्न आता है। ये था प्राइवेट लेबल। अपने नाम से किसी भी लेबल को जनरेट करना प्राइवेट लेबल कहलाता है। उसके बाद बारी आती है होलसेल की। होलसेल ऐसा होता है जिसे हम कहते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस। होलसेलर से उठाया, मैन्युफैक्चरर से उठा के अपने पास रख के उसे सेल आउट किया। अब इस होलसेल के अंदर 2 कैटेगरीज और आ जाती हैं। एक कैटेगरी है FBM की, एक है FBA की। ये अमेज़ॉन की टर्म के ऊपर बोला जाता है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, और दूसरी है FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट से मुराद ये है कि मेरे पास ऑर्डर आएगा, मेरे पास इस पॉइंटर का ऑर्डर आ गया, मैं इसे उठाऊंगा, शिप करूंगा और उसके प्रिंट लेकर इसकी पैकेजिंग करके उसके ऑर्डर पर उसे रवाना कर दूंगा, उसके पते पर उसे रवाना कर दूंगा। ये मेरे पास मॉडल है FBM का, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। क्योंकि मैं मर्चेंट हूँ अमेज़ॉन का, तो मैं इस चीज़ को उठा के पिक, पैक एंड शिप, ये सब कुछ मैं खुद करूँगा। दूसरा जो FBA है ना, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, उसके अंदर सर ऐसा होता है कि मैं ऑर्डर करता हूँ भाई ये 1 दर्जन पॉइंटर आप मेरे एड्रेस पर भेज दें। मेरे वेयर हाउस में आने के बाद मैं अमेज़ॉन से अपनी लिस्टिंग जनरेट करता हूँ, अपने लिस्ट करता हूँ भाई ये पॉइंटर मैं भी बेच रहा हूँ और FBA कर रहा हूँ, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, जिसे पिक, पैक एंड शिप अमेज़ॉन करेगा। वो इस तरह होता है कि मैं अपनी क्वांटिटी को अमेज़ॉन के वेयर हाउस भिजवा दूँगा और लिस्ट पर अपने अकाउंट के ऊपर मैं उसे अपग्रेड कर दूँगा, भाई ये मेरी लिस्टिंग है और इतनी क्वांटिटी मेरे पास पड़ी है
जब अमेज़ॉन के वेयर हाउस पहुँचेगी, अमेज़ॉन उसे काउंट करके हमारे अकाउंट पे लाइव कर देगा हमारी लिस्टिंग को, और बेसिकली अब वहाँ पर आपका काम ख़त्म हो जाता है। आप चाहे भले सो जाएं जब तक आपका स्टॉक ख़त्म नहीं होता। ऑर्डर आएगा, अमेज़ॉन खुद पिक पैक एंड शिप करेगा, अमेज़ॉन उठाएगा, पैक करेगा और शिप कर देगा। आपकी CS जो होती है, जिसे कहते हैं कस्टमर सपोर्ट, वो सारी अमेज़ॉन खुद हैंडल करेगा। ऐसा समझ लें कि आपका अमेज़ॉन का अकाउंट मुकम्मल अमेज़ॉन के पर्सन जो है खुद हैंडल करेंगे। उसके अंदर अमेज़ॉन 50% अपनी फ़ीस लेता है। FBA की जो फ़ीस है वो है 15% उसकी फ़ीस होती है। वो अपनी फ़ीस काटता है और आपको ये सर्विसेज देता है। तो होलसेल में ऐसा होता है कि हम मुख्तलिफ ब्रांड के साथ, जैसे पैनासोनिक हो गया और डॉलर की कंपनी हो गई और कोक वाले हो गए, स्प्राइट वाले हो गए, 7 अप पेप्सी वाले हो गए, नेस्ले वाले हो गए, तो ये बेसिकली ब्रांड ये वो हैं जो USA में भी चल रहे हैं। पैनासोनिक की मैं मैन्युफैक्चरर से रब्ता करूँगा, जो ब्रांड होगा खुद ऑनर, मैं कहूँगा सर मुझे अकाउंट चाहिए। वो कहेंगे आप बताओ आप कितनी सेल उठा सकते हैं। मैं अपने अकाउंट की वर्थ अमेज़ॉन को देखते हुए और अपने बैंक बैलेंस को देखते हुए मैं कहूँगा सर मैं इतनी सेल उठा सकता हूँ, मैं वीडियो कॉल पे आ सकता हूँ आपके साथ, मुझे ये अकाउंट चाहिए और मैं आपके साथ आपका पार्टनर बनना चाहता हूँ, आपकी प्रोडक्ट को, आपका सेलर बनना चाहता हूँ, आपकी प्रोडक्ट को आगे रीसेल करना चाहता हूँ। तो होलसेल में ऐसा होता है कि बल्क ऑर्डर उठाना होता है, बल्क क्वांटिटी के अलावा आप होलसेल नहीं कर सकते। आपको 500 पीस उठाना पड़ेगा, आपको 250 पीस उठाना पड़ेगा। इसके लिए भी हमें काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए और काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके लिए। ये भी काम आपके लिए नहीं है जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। अलबत्ता जिनके पास इन्वेस्टमेंट है तो होलसेल से बेहतर उसका कोई काम नहीं है। इन तीनों मॉडल के अंदर होलसेल से बेहतर उसका कोई काम नहीं है, वो होलसेल ही करे। जिसके पास इन्वेस्टमेंट है पड़ी और अच्छी इन्वेस्टमेंट है पड़ी तो वो होलसेल करे। उसके बाद बारी आती है ड्रॉप शिपिंग की। अब ड्रॉप शिपिंग के अंदर अब इस वक्त 2 मेथड चल रहे हैं, एक है रिटेल ऑनलाइन आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग। अब मैं यहाँ पर आपको आर्बिट्राज के बारे में बता दूँ। ऑनलाइन आर्बिट्राज बेसिकली ये होता है कि आपके पास सिर्फ $200, सिर्फ 50,000 भी है पड़ा ना, आप काम शुरू कर सकते हैं। और इसी तरह ड्रॉप शिपिंग के अंदर भी आपके पास 50,000, 1 लाख है पड़ा ना, $300 से $500 तक है पड़ा, आप ड्रॉप शिपिंग शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर ये होता है कि आप किसी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे आप अमेज़ॉन बिजनेस प्राइम अकाउंट के साथ कनेक्ट हो गए, ठीक है। आजकल अमेज़ॉन बिजनेस प्राइम के अकाउंट नहीं चल रहे। आप कनेक्ट हो जाते हैं वालमार्ट के साथ। वालमार्ट वो मार्केट प्लेस है कि वालमार्ट के ऊपर आपको चीज़ $15 में मिल रही होगी, वही चीज़ अमेज़ॉन पर $30 में सेल हो रही होगी। अगर मैं PKR की बात करूं, अगर वालमार्ट पर आपको चीज़ 3,000 में मिल रही है ना और वो 4500 में अमेज़ॉन पे सेल हो रही है, ठीक है। असल में इन फील्ड के अंदर ना सारी बात चलती है डॉलर की, क्योंकि इसमें हम डॉलर में ही परचेजिंग करते हैं और डॉलर में ही सेलिंग करते हैं और डॉलर में ही हम अकाउंट परचेज सब कुछ करते हैं। उमर से बोलो नवीद भाई साहब। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज ऐसा होता है कि मैं वालमार्ट पर मैंने प्राइस डिफरेंस आपको बता दिया कि वालमार्ट पर अगर चीज़ $15 की मिल रही है ना हमें, वही हम चीज़ अमेज़ॉन पर इजीली $30 में सेल कर सकते हैं, $35 में सेल कर सकते हैं। $15 से मुराद आप अपने ज़हन में रखें कि 2200-2300 रुपये, ठीक है। $10 से मुराद, $10 आपको जो है ना वो 2200 रुपये बन जाता है। एक कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ ताकि आपको अगर PKR के अंदर आपका ज़हन जाए तो आप इसको डिफरेंस को ज़रा मैच कर सकें। तो वालमार्ट से हम अपने अकाउंट क्रिएट करते हैं और उसे कहते हैं भाई 5 ये प्रोडक्ट, 5 ये प्रोडक्ट, 5 ये प्रोडक्ट, 5 नेस्ले की बोतलें हो गई, 5 कोक की बोतलें होंगी, 5 स्प्राइट की बोतलें होंगी, ये मेरे वेयर हाउस पे भेज दो। अब वेयर हाउस का कंसेप्ट मैं आपको बता दूं। वेयर हाउस जो होता है वहाँ पर बेसिकली कुछ सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो हमारे से कुछ सेंट्स चार्ज करके पर प्रोडक्ट के ऊपर हमारी चीज़ को स्टोर करते हैं। हमारे आर्डर आने पर वो FBM कर देते हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब यहाँ पर आपको आउट ऑफ स्टॉक जाने का डर नहीं रहा। अब आपके पास 1 दर्जन नेस्ले की बोतलें पड़ी हैं। अब गर्मियाँ थी, हमने नेस्ले की पानी बेचे अपने अकाउंट्स के ऊपर, नेस्ले की बोतलें पड़ी हैं। आप उसको इजीली उस स्टॉक के मुताबिक आप अपने गेम को रन कर सकते हैं, आप खेल सकते हैं इजीली। वालमार्ट पे ऐसे होता है जिसको ड्रॉप शिपिंग बोला जाता है। उसमें ऐसा होता है कि बाद औक़ात पीछे आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, हम कस्टमर को ऑर्डर नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हमारा कैंसिलेशन रेट जो है वो हाई हो जाता है। कैंसिलेशन रेट वो चीज़ होती है, कोई भी आपके पास ऑर्डर आया
और आपने उसे प्रोसेस ना किया, आगे ना भेजा, उससे आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, जिससे कैंसिलेशन रेट हाई हो जाएगा। अमेज़ॉन ने कहा हुआ भाई इस रेट को, कैंसिलेशन रेट को इतना रखना है, इससे ऊपर गया तो आपका अकाउंट खतरे की घंटी बजाना शुरू हो जाएगा। रिव्यू आपका नेगेटिव लग गया, आपका अकाउंट खतरे की घंटी बजाना शुरू हो जाएगा। इसी तरह मैं इस मैनेजमेंट के ऊपर आगे चल के मैं बात करता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग का। अब आर्बिट्राज के अंदर हमने चीज़ को लेकर वेयर हाउस में रख के एफबीएम करना है। दूसरा तरीका आर्बिट्राज का, हमने चीज़ को लेकर सीधा वेयर हाउस पे बेच के, और वेयर हाउस कौन सा, अमेज़ॉन का वेयर हाउस, हम FBA करवा देंगे, फुल फिलमेंट बाय अमेज़ॉन। इस वक्त तो मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक अमेज़ॉन के जो पाकिस्तानी अकाउंट है ना, वो इस वक्त बहुत कम चल रहे हैं। उसके में आगे मैं आपको ज़रा ट्रिक्स बताऊंगा, मैं जब ट्रिक्स के उसके ऊपर मैनेजमेंट पे जाऊँगा। तो अभी मैं ज़रा आर्बिट्राज और होलसेल ड्रॉप शिपिंग कॉन्सेप्ट बता दूँ। आर्बिट्राज के बाद आती है ड्रॉप शिपिंग। सर ड्रॉप शिपिंग उसे कहते हैं कि आपके पास ऑर्डर आया, आपने मुझे ऑर्डर दिया, आपने दिया मेरी अमेज़ॉन की शॉप पर ऑर्डर, मैं वालमार्ट से जाकर वो ऑर्डर, आपका एड्रेस वालमार्ट को दूंगा, डायरेक्ट आपके पास भेज दूंगा। वालमार्ट को मैं एडवांस पेमेंट पे करूंगा, आपकी पेमेंट मेरे अमेज़ॉन अकाउंट के अंदर मुझे शो हो जाएगी, भाई ये पेमेंट आपकी आ गई, ये और ये ऑर्डर आपका शिफ्ट होगी। तो इसे ड्रॉप शिपिंग कहते हैं कि चीज़ को बाहरी भाई से हम शिप कर दें, इसे कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। इसमें आपकी वही इन्वेस्टमेंट आएगी, आपने 2 लिस्टिंग की और 5 क्वान्टिटी डाल दी। आपने कहा मेरे पास $500 है, 1 लाख रुपया, ठीक है, 1 लाख से कुछ ज़्यादा बनता है, $500 है, मैंने $500 की 10 की आपकी प्रोडक्ट्स हैं, उसको मल्टीप्लाई करके आप लिख दें, स्टॉक में डाल दें, भाई 5 मेरे पास नेस्ले की बोतलें पड़ी हैं, 5 कोक की पड़ी हैं, 5 स्प्राइट की पड़ी हैं, ठीक है, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो उस एतबार से आप अपना स्टॉक को मैनेज करके आप डाल सकते हैं। मेरे पास ऑर्डर आएगा भाई का, मैं वालमार्ट से उठाऊँगा, सीधा आपके घर भेज दूँगा, और दरमियान में जो है ना मैं वालमार्ट को यूज़ करूँगा, इससे मेरे से सिर्फ वही पेमेंट डिडक्ट होगी। एक ऑर्डर आया तो 1 डिडक्ट होगी पेमेंट, 2 आएंगे तो 2 होगी। जबकि आर्बिट्राज के अंदर ऐसा है कि मैं 1 दर्जन बोतलें उठाकर अपने वेयर हाउस रख लूँ या अमेज़ॉन के वेयर हाउस रख लूँ। जबकि होलसेल कंसेप्ट के ऊपर ये था कि हमें 500, 1000 पीस इकट्ठा उठाना पड़ता है। और आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग के अंदर ऐसा है कि आपको इतनी बल्क ऑर्डर नहीं उठाना पड़ता, बल्कि आप अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर उठा के, सर ये मुझे सिर्फ 2 प्रोडक्ट चाहिए, दर्जन मैंने नहीं लेनी, मुझे 5 चाहिए, मुझे 6 चाहिए, मैंने दर्जन नहीं लेनी, तो आप उसी एतबार से उसको आगे भेज सकते हैं। ये है जी अमेज़ॉन के मैंने 3 मॉडल लिए और एक आर्बिट्राज का, ये 4 मॉडल मैंने आपको बताए हैं, इसका कंसेप्ट क्लियर आपको करवाया। और अब अमेज़ॉन के अंदर जो हम काम स्टार्ट करते हैं कि अब अमेज़ॉन के ऊपर हम बेचें क्या। भाई अमेज़ॉन के ऊपर मैंने डॉलर रख के बैठ गया, यानी इसकी सेल ही नहीं है, इस पॉइंटर की सेल ही नहीं है, जो ब्लैक है उसकी सेल है, जो रेड है उसकी सेल है, जो ग्रीन है उसकी सेल है, इस ब्लू की सेल नहीं है। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। जब मैं कोई भी, अब ये LED डाटा केबल है मेरे पास, मैंने इसको रख दिया, भाई इस कंपनी की डाटा केबल की सेल ही नहीं है, तो अब आपका सवाल ये होगा सर फिर हम किस चीज़ को उठा के सेल करें जब इन चीज़ों की सेल ही नहीं है। तो हम सबसे पहले अपने अकाउंट के ऊपर करते हैं हंटिंग। हंटिंग से मुराद है प्रोडक्ट को हंट करना, प्रोडक्ट को ढूंढना। हंटिंग से मुराद है प्रोडक्ट को निकालना। अब मैं चला जाऊँ मोबाइलों की प्लाजे के अंदर या किसी भी मोबाइल की शॉप के अंदर, मैं वहाँ देखूँगा, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ें चल रही है ना, वो मोबाइल एसेसरीज चल रही है। अब मैं अडियोनिक के बड़े कीमती डेक उठा कर बैठ जाऊँ, मेरे से तो कोई नहीं लेगा ना। या मैं अडियोनिक की हैवी किस्म की हैंड फ्री उठा के बैठ जाऊँ, जिसकी इलाके के अंदर सेल ना हो, जिसकी दुनियापुर के अंदर सेल ही ना हो, जो हैंड फ्री आपको, आप कहें यार मुझे 80 रुपये की मैं हैंड फ्री लेके आया हूँ, और मैं कहूँ यार ये हैंड फ्री 1000 रुपये की, आप कौन लेगा मेरे से। तो इलाके की नौयत को देखते हुए हम चीज़ को हंटिंग करते हैं। चीज़ को निकालना, उसको हंट करना, ये हंटिंग बोलता है कि एक चीज़ को ढूंढना कि ये चीज़ कितनी और किस वक्त मेरी सेल हो जाएगी, इसको बोलते हैं हंटिंग। और हंटिंग की कैसे जाएगी, हंटिंग के प्रोसेस जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर, कुछ ही दिनों बाद जब मुझे इस इलाके से इंटरेस्ट फील होगा, तो हम क्लास स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर हम हर चीज़ को प्रॉपर लेके चलेंगे। आज की जो हमारी क्लास थी वो थी इंट्रोडक्शन और हमारा मीटअप था, और इस चीज़ को हमने सिर्फ बताना था कि अमेज़ॉन का बिज़नेस किस तरह किया जाता है। अच्छा, हंटिंग के अंदर हमें ढूंढना होता है भाई कौन सी प्रोडक्ट अच्छी सेल हो रही है। जबकि हम अगर दुनियापुर के अंदर देखें,
प्रोडक्ट की अच्छी सेल होने की निशानी ये होगी, भाई सेल होगी तो मैं बताऊंगा कौन सी मेरे पास सेल हो रही है। डिजिटल दौर के अंदर डिजिटल टूल को इस्तेमाल करते हुए हम ये चीज़ निकालेंगे, भाई इस प्रोडक्ट की इतनी सेल हो रही है। ये मोबाइल फ़ोन है, ये मंथली 500 सेल होते हैं और एग्जैक्ट वैल्यू हमने निकाल लिया है, ये मंथली कितने सेल होते हैं। उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। 500 से 550 हो जाएंगे या 450 हो जाएंगे, ये हर हाल में इसकी मंथली सेल आनी है। जी, हम डिजिटल एसिड्स, डिजिटल टूल के ज़रिए हम इस चीज़ को निकालते हैं, भाई हमारी कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है और कौन सी प्रोडक्ट कितनी सेल हो जाएगी और कितने टाइम के अंदर सेल हो जाएगी। टाइम हम उस वक्त देखते हैं जब हम FBA कर रहे हों और हम अपने अकाउंट के अंदर निकालते हैं, भाई ये प्रोडक्ट है, ये डॉलर का मेरे पास पॉइंटर है और ये कितना सेल हो जाएगा। मैं अपने सारे टूल इस्तेमाल करके निकालूंगा, भाई ये 1 महीने में 100 सेल आ जाएगी इस पर। उसके बाद मैं जाऊंगा उस चीज़ के अंदर कि भाई अगर इस डॉलर के ऊपर सेलर कितने बैठे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। इस पॉइंटर को सेल करने वाले कितने लोग बैठे हैं। मैं वहाँ पर फॉर एग्जांपल शो हो जाता है कि 10 लोग बैठे हैं। अब मैं कहूँगा भाई मेरे हिस्से में मंथली सेल जो है ये 10 पॉइंटर की आ रही है, तो मैं ये 10 पॉइंटर परचेज़ करके अमेज़ॉन के वेयरहाउस FBA कर दूंगा। जबकि FBM के लिए हमें ये चीज़ जज करने की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए बेस्ट सेलर रैंक, जिसे हम अमेज़ॉन की टर्म के अंदर बोलते हैं BSR, बेस्ट सेलर रैंक, वो प्रोडक्ट का रैंक देखा जाता है, भाई ये किस रैंक पर प्रोडक्ट है और ये मुझे अपने अकाउंट पर लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो उसके ऊपर मुझे ऑर्डर आएगा, मैं वालमार्ट को ऑर्डर करूँगा और इधर भाई के एड्रेस पर शिप कर दूँगा। उसके लिए मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं कितना ही कितनी ये सेल हो रही है या नहीं, मैं 100 लिस्टिंग करके बैठ जाऊँ, कोई तो ऑर्डर आ ही जाएगा ना, कोई प्रोडक्ट तो लगती ही रहेगी ना। अब एक प्रोडक्ट है जिसके महीने में सिर्फ 2 ऑर्डर आते हैं, लेकिन वो मुझे $50 बचा देती है, 10,000 रुपये मेरे बच जाते हैं। महीने में सिर्फ 2 ऑर्डर मैं वो लगा दूंगा, कहूँगा यार 2 ऑर्डर आते हैं ना, 20,000 माना बच ही जाता है ना। मैं सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ कि $50 वो मुझे बचा देती है, $100 मेरा मंथली हो गया, वो 22,000 मेरा बच गया। तो इस तरह जो है हम हंटिंग के बाद फिर सोर्सिंग होलसेल मेथड के अंदर सोर्सिंग अलग से की जाती है, जबकि हंटिंग के अंदर हंटिंग के साथ ही सोर्सिंग अटैच हो जाती है। अमेज़ॉन से प्रोडक्ट देखेंगे, अच्छे BSR की प्रोडक्ट कौन सी हैं, वही जाकर मैं वालमार्ट के ऊपर, वो सिर्फ वालमार्ट नहीं है, उसके अंदर सैम्स क्लब आ जाता है, उसके अंदर BGS आ जाता है, वो पूरी मेरे पास लिस्ट पड़ी है सप्लायर की कि उसके अंदर कौन कौन सा सप्लायर आता है जिससे हम परचेजिंग कर सकते हैं। अब उसमें होता है ऐसे कि मैंने हंट तो कर लिया ना, होलसेल में ऐसे होता है हंट करके अलग से मुझे सोर्स करनी पड़ती है, भाई ये किस ब्रांड की प्रोडक्ट है और उससे मैं अकाउंट लूँ। वो मेथड थोड़ा हमारा 6 माह तक भी जा सकता है, सिर्फ अकाउंट को एक सेटअप पे लाते अपने अकाउंट होलसेलर के साथ, मैन्युफैक्चरर के साथ अपने अकाउंट बनाते वो हमारा सेटअप 6 माह तक भी जा सकता है। लेकिन जो ड्रॉप शिपिंग के अंदर हंटिंग और सोर्सिंग है, ये सिर्फ 1.5 से 2 मंथ में ईजिली बंदा लर्न कर लेता है। इसे आर्बिट्राज FBA का मेथड भी आप कह सकते हैं, FBA FBM दोनों का मेथड कह सकते हैं। तो अब हंटिंग जैसे ही हम करते हैं, अमेज़ॉन पर देखते हैं भाई ये प्रोडक्ट इतनी सेल हो रही है, मैं उसको जाऊँगा वालमार्ट पे देखूँगा, वालमार्ट पे वो प्रोडक्ट मुझे अच्छी लगेगी, मैं लिस्ट कर दूँगा। अब उसके बाद लिस्टिंग का जो मेथड आता है ना, अमेज़ॉन पर एक चीज़ ये है दराज को आप लोग जानते होंगे, पाकिस्तानी मार्केट प्लेस दराज के ऊपर ऐसे होता है कि हर बंदा अपनी अलग अलग लिस्टिंग बनाता है। अमेज़ॉन पर ऐसा नहीं होता। अगर इस डॉलर को मैं सेल कर रहा हूँ, मेरे नाम से अलग लिस्ट होगी, आप सेल कर रहे हैं आपके नाम से अलग लिस्ट होगी, आप सेल कर रहे हैं आपके नाम से अलग लिस्ट होगी। लेकिन अमेज़ॉन पे ऐसा नहीं होता। अमेज़ॉन की सारे सेलर एक ही पिक्चर के ऊपर आएंगे। मिसाल के तौर पर एक पिक्चर यहाँ पर मेंशन है और लिस्ट आ जाएगी पूरे सेलर की, यहाँ पर 10 सेलर बैठे, यहाँ पर 20 सेलर बैठे, यहाँ पर 25 सेलर बैठे, उस सब की वहाँ पर लिस्टिंग आ जाएगी। और अमेज़ॉन पे इससे होगा, सिर्फ हम प्रोडक्ट का एक कोड होता है, यूनिक कोड, उसको डालेंगे, हमारी प्रोडक्ट लिस्ट हो। सबसे मेन चीज़ जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ अर्निंग है, वो आपकी है हंटिंग। हमारे पास लड़के बैठे हैं जो कहते हैं हम सिर्फ 15% से ऊपर हंट कर ही नहीं पाते। ऐसे बैठे हैं कि जो कहते हैं हम 30% तक, हम 30% से मुराद 30% ROI कह रहा हूँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को शुरू में ही देखना है, हमने अपने ROI को, जब हम हंटिंग कर रहे होंगे। लड़के कहते हैं सर हम 50% तक हम आपको ROI निकाल के दे सकते हैं। 50% तक, लाख लगाओ तो 50,000 उसमें प्रॉफिट है। ये है ये जो भी बंदा बैठेगा ना, जो भी पर्सन इस काम को लर्न करेगा, उसकी मेंटालिटी के ऊपर है,
उसकी मेहनत के ऊपर है, कौन कितना काम करता है। अब जो भी लड़का इस काम को सीखता है ना, उसको मैं रिकमेंड करूँगा भाई 12-12 घंटे बैठ के सिर्फ हंटिंग करो। अब होता क्या है, यहाँ पर लड़के बोर हो जाते हैं, यार मेरे से ये काम नहीं हो रहा, मैं हफ्ता एक किया है, अच्छी डेडिकेशन के साथ किया, उसके बाद बोर हो गया, भाई ये काम मेरे से नहीं हो रहा। अगर आपकी हंटिंग अच्छी हो गई तो यकीन जानिए आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन ऑन अमेजोन बन गए, आपका अकाउंट ओके हो गया हंटिंग के ऊपर। लिस्टिंग कोई इतनी मुश्किल नहीं है। उसके बाद जो ड्रॉप शिपिंग और FBM मॉडल है, उसके अंदर ट्रैकिंग का इशू आता है, हमने अपनी ट्रैकिंग वगैरह अपडेट करनी होती है। खैर वो जब हम क्लास शुरू करेंगे वो एक बिल्कुल अलग ही मौजू है, मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा। अब हमारे पास जो ऑर्डर आ गया FPM का, FPO तो हुआ कि हमने अमेज़ोन के वेयरहाउस चीज़ को भेज दी, FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन, अमेज़ोन के वेयरहाउस को चीज़ को भेज दिया और चीज़ चली गई। हम चाहे अब ट्रैवलिंग पे निकल जाएं, हम चाहे अब आराम करें, हम चाहे अब फैमिली के साथ आउटिंग करें, वो हमारी चीज़ सेल होती रहेगी, हमारी कोई सरदर्दी नहीं है। आप अकाउंट को भले एक हफ्ते के लिए बंद करके रख दो, आपका कोई वो नहीं है, आपकी एक चीज़ सेल होती रहेगी। जो FPM मॉडल है ना, अगर भाई ने मुझे ऑर्डर दिया तो मुझे सेम डे में प्रोसेस करना होगा, उसके लिए मुझे बंदे बिठाने होंगे। अगर मेरे से पूरा काम ना हुआ, मैं बंदे बिठाऊंगा, उनसे ऑर्डर लगवाऊंगा। अब ऑर्डर मैनेजमेंट की सर्विस ये होती है, मेरे पास ऑर्डर आ गया, मेरे पास टीम बैठी है, अकाउंट सारे उनके सामने है, लिस्टिंग मेरी सारी बनी पड़ी है, तो वो अपना ऑर्डर, वो भाई का ऑर्डर फौरी प्रोसेस कर देंगे और विद इन 2 to 3 डेज या जो भी टाइम ड्यूरेशन होगा इनकी स्टेट के लिहाज से वो ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। तो FPM के अंदर हमें हर वक्त एक्टिव रहना पड़ता है। FPM के अंदर हमें अपनी सारी मैनेजमेंट को देखना पड़ता है, अपने सारे मेथड को देखना पड़ता है, भाई मैंने इस बिज़नेस को कैसे लेके चलना है। FPM मॉडल तो बहुत आसान है, आप इन्वेस्टमेंट करें और रख के सो जाएं। आपके पास 5 लाख इन्वेस्टमेंट है, आप 5 लाख इन्वेस्ट करें और आप एक हफ्ते के टूर पर निकल जाएं। लेकिन जो FPM मेथड है उसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका कभी $10 जा रहा होगा, कभी 15 जा रहा होगा, कभी 20 जा रहा होगा, मतलब कोई 5 लाख इकट्ठा इन्वेस्ट नहीं होगा, थोड़ा करके इन्वेस्ट होगा। वो इस तरह के ऑर्डर ऑन डिमांड। मुझे भाई ने डिमांड की, भाई मुझे ये मोबाइल फ़ोन चाहिए, मेरी शॉप पर ये मोबाइल फ़ोन नहीं पड़ा, मैं कहूँगा भाई आपको 2 दिन बाद आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाएगा। मैं जाऊँगा प्लाजे, वहाँ से मोबाइल फ़ोन परचेज़ करके भाई के एड्रेस पे मैं डिलीवर कर दूँगा और ये वो पेमेंट मुझे एडवांस कर देंगे और ये चीज़ इस तरह उनके पास पहुँचे। तो ये बेसिकली होता है ड्रॉप शिपिंग के अंदर, जिसके ऊपर हर वक्त बंदे को एक्टिव रहना पड़ता है। और कस्टमर सर्विस जो मेन चीज़ है, कस्टमर सर्विस FBA के अंदर कस्टमर सर्विस जो आपकी सारी हैंडल करेगा वो अमेज़ोन करेगा, जबकि FPM के अंदर कस्टमर सर्विस जैसे CS बोला जाता है, कस्टमर सर्विस वो आप खुद करेंगे, जो भी मर्चेंट होगा वो खुद करेगा। अब कस्टमर सर्विस के अंदर आ जाता है फीडबैक। अब फीडबैक को मैनेज करना कैसे है? हम अपनी जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं, हम अपने अकाउंट्स के अंदर फीडबैक को रिव्यूज़ लगवाते हैं, ठीक है। उससे ये होता है कि हमारे अकाउंट सिक्योर हो जाता है। अब अकाउंट को सिक्योर करने की भी ट्रिक्स हैं, अकाउंट को लेके चलना कैसे उसकी भी ट्रिक्स हैं, अकाउंट को लेके चलना कैसे उसकी भी ट्रिक्स हैं। ये मैं कुछ अभी मैं आपको बताऊंगा, कुछ जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। उसके अंदर ऐसे होता है कि फीडबैक मैनेजमेंट, पॉजिटिव फीडबैक आपके अकाउंट के ऊपर होना ज़रूरी है। अगर आपकी ODR 1% तक पहुंच गई, ऑर्डर डिफेक्ट रेट, ODR मीन्स ऑर्डर डिफेक्ट रेट, ऑर्डर डिफेक्ट रेट अगर आपकी 1% तक पहुंच गई और कुछ अर्सा तक पहुंची रही, कुछ दिनों तक, तो आपका अकाउंट अमेज़ोन बंद कर देगा। और जब आपका अकाउंट अगर बंद हो गया अमेज़ोन के अंदर, चाहे लाखों रुपए ही क्यों ना खड़े हों, वो 3 महीने के लिए स्टक हो गए, वो 3 महीने आप अपने पैसे नहीं ले सकते। दूसरा मेथड ये है कि पैसे निकलवाने के लिए आपको अपने ऑर्डर को अपने अकाउंट को रीएक्टिव करवाना पड़ेगा, जिसे बोला जाता है रीइंस्टेटमेंट। रीइंस्टेटमेंट करवाई जाएगी, आप अपने अकाउंट को रीइंस्टेटमेंट करवाएंगे, मतलब कि रीएक्टिव कराएंगे, दोबारा उसे चालू करवाएंगे। उसके बाद अगर अमेज़ोन आपकी अपील पर एक्शन लेता है, अमेज़ोन कहता है भाई आपने गलती क्यों की, अमेज़ोन को सेलर की कोई परवाह नहीं है, अमेज़ोन को सेलर की कोई परवाह नहीं है, अमेज़ोन बायर की सुनता है। लेकिन जहाँ पर बात आ जाए मेरिट के फैसले की, तो वहाँ पर अमेज़ोन मेरिट का फैसला करता है। अगर सेलर के हक में हुआ तो सेलर के हक में करेगा, अगर बायर के हक में हुआ तो बायर के हक में करेगा। अमेज़ोन आपसे पूछेगा नहीं, आपको अकाउंट उड़ा देगा, क्योंकि अमेज़ोन को आपकी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपको अमेज़ोन की ज़रूरत है, तो आपको फूंक फूंक के कदम रखना होगा। अमेज़ोन के पास लाखों नहीं करोड़ों का कस्टमर है,
अमेज़ॉन के पास लाखों नहीं करोड़ों का कस्टमर है, उसे सेलर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके पास डेली बेसिस पर हज़ारों सेलर उसके पास एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। वो आपको बिल्कुल नहीं देखेगा, इसमें आपने अपना ख्याल खुद रखना होगा। अब फीडबैक जो होते हैं, अगर एक नेगेटिव फीडबैक भी लग गया, अगर ODR 1% से अबव हो गया, मिसाल के तौर पर आपके अकाउंट पर ऑर्डर ही सिर्फ 10 हैं और एक नेगेटिव लग गया तो आपका 20% तक आपका ODR चला जाएगा। ऑर्डर डिफेक्ट रेट 20% तक चला जाएगा, जिसकी वजह से आपका अकाउंट अमेज़ॉन सस्पेंड कर सकता है। उसके बाद आ जाता है जी मैसेज। आपको कस्टमर ने मैसेज किया और आपने ऑन टाइम रिप्लाई ना किया तो उस पर भी आपको अमेज़ॉन पकड़ सकता है। कस्टमर ने आपको मैसेज कर दिया, 24 घंटे का टाइम होता है आपके पास। 24 घंटे के अंदर हर हाल में आपने अमेज़ॉन वाले कस्टमर को, जो कस्टमर आपके पास आया, उसको आपने रिप्लाई करना ही करना है, उसे सेटिस्फाई करना ही करना है। अगर आपने उसे सेटिस्फाई ना किया तो A to Z क्लेम वो ओपन कर लेगा, जिसके ऊपर अमेज़ॉन पेमेंट जो है उसे रिफ़ंड कर देगा, चाहे वो पार्सल लेके बैठा हो। अब एक सूरत हाल ऐसे आ जाती है जी, कस्टमर कहते हैं मेरे पास पार्सल पहुंचा ही नहीं। अमेज़ॉन कहता है हाँ भाई सेलर बता क्यों नहीं पहुंचा। हम कहते हैं अमेज़ॉन ये देखो हमारे पास ये ट्रैकिंग है पड़ी, इस बंदे ने रिसीव किया है, हमारे पास इसके साइन है पड़े, ठीक है। और अमेज़ॉन अगर हम उसको रिप्लाई ना करें तो अमेज़ॉन हमारे अकाउंट से ऑटोमेटिकली अपने आप खुद ब खुद हमारी पेमेंट उसे वापस ट्रांसफ़र कर देगा, जो हमारा लॉस हो जाएगा। आगे आता है लेट शिपमेंट। लेट शिपमेंट, अगर आपने अपने ऑर्डर को लेट कर दिया और आपका वो लेट रेट बढ़ गया तो उसके ऊपर भी आपका अकाउंट अमेज़ॉन सस्पेंड कर सकता है। और उसके बाद बात आती है पेमेंट मैनेजमेंट की। पेमेंट मैनेजमेंट बेसिकली ये चीज़ होती है कि आप A to Z क्लेम ना लगने दें। अगर फॉर एग्जांपल आपका A to Z क्लेम लग गया, A to Z क्लेम अगर लग गया तो आप खुद ही उसे रिफ़ंड कर दें या ख़ुद कस्टमर से बात करके और अपना उसे बात मनवा लें। उसे कहें भाई ये ऑर्डर हमने यहाँ पर फुलफ़िल कर दिया था, उसे प्रूफ दें पूरे। जब भी वॉलमार्ट मेरे कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करेगा, वो साथ एक पिक्चर बना के मुझे शेयर कर देगा कि भाई मैंने ये तेरा ऑर्डर डिलीवर कर दिया। और बेसिकली वो हमारे जो कोरियर सर्विस होती है वो TCS होती है, लेपर्ड होती है, वहाँ पर USA में ये सर्विसेज चलती हैं। USPS होती है, FedEx होती है। सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो जाते हैं वो FedEx से जाते हैं, USPS से जाते हैं और TCS से जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ऑर्डर पहुँचाकर तस्वीर बनाकर आपको शेयर कर देंगे और आपके पास जो ट्रैकिंग होगा उसके ऊपर तस्वीर शेयर हो जाएगी, भाई ये ऑर्डर हमने पहुँचा दिया। अब आपने उसके ऊपर केस फाइट करना है, भाई ये ऑर्डर मैंने पहुंचा दिया है। अमेज़ॉन का प्रूफ दोगे, अमेज़ॉन कभी अपनी गलती मान लेगा, कभी अमेज़ॉन कोरियर सर्विस के ऊपर डाल देगा और कभी अमेज़ॉन आपके ऊपर डाल देगा, लेकिन ये हर उसके ऊपर केस फाइट करना होता है। ये थी अमेज़ॉन की ना सारी बेसिक इंट्रोडक्शन और क्या प्रॉफिट मार्जिन है। और अब बात ये आती है कि अमेज़ॉन के अंदर अगर इन चीज़ों का आपने ख्याल ना किया तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। आपका अकाउंट बंद हो जाएगा और चाहे आपका करोड़ों रुपए ही क्यों ना पड़े हों, 3 महीने के लिए स्टक हो जाएंगे अगर आप अपना अकाउंट रीइंस्टेट नहीं करवा पाते। अगर आपने अपना अकाउंट रीइंस्टेट करवा लिया, रीइंस्टेट अकाउंट करने के भी लोग फ्रीलांसर बैठे हैं, सर्विस प्रोवाइडर बैठे हैं। फ्रीलांसर को सर्विस प्रोवाइडर भी आप कह सकते हैं, जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उसकी आपसे चार्जेस ले रहे हैं और आपको अकाउंट रीइंस्टेट करके देंगे और जिसकी पेमेंट आफ्टर वर्क होगी। जिसकी पेमेंट आफ्टर वर्क होगी। अगर आपका अकाउंट रीइंस्टेट ना हुआ तो आपसे पैसे नहीं लेंगे। यहाँ पर तो अगर प्लम्बर आता है तो सिर्फ वो घर आकर सिर्फ वो उसे काम ना भी हो वो अपनी मजदूरी लेके चला जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हैं तो आपका काम अगर हो जाएगा तो वो आपसे पेमेंट लेंगे, वरना पेमेंट नहीं लेंगे। तो अमेज़ॉन का काम बहुत आसान भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। सबसे मेन चीज़ है इसे समझना। जिसने जिस काम को समझ के कर लिया तो वो कामयाब हो जाएगा। अगर काम को समझ के कर लिया जाए, अब एक मोटरसाइकिल है, चलानी मुश्किल भी नहीं है और आसान भी नहीं है। आसान के ज़ुमरे में नहीं है, अगर भाई समझे ना तो उसके लिए तो मुश्किल हो जाएगी। तो उसके लिए उसके बस का तो काम ही नहीं है। इस तरह गाड़ी है, गाड़ी चलाना कोई मुश्किल तो नहीं है ना। लेकिन जो समझे ही ना गाड़ी को, जो ब्रेक की जगह रेस दे रहा हो, जो रेस की जगह क्लच दबा रहा हो, तो वो तो कामयाब नहीं है ना। तो बात यह है कि हर फील्ड के अंदर काम को समझ के चलने से उस काम की बेसिकली कामयाबी आपकी उसी काम के अंदर होती है।